हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था कि एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी वीडियो में लेकर आऊँगा थ्योरी के लिए। ठीक है, देखो जो इस एग्ज़ाम की थ्योरी है वो ज़्यादा मतलब वास्ट नहीं है न्यूमेरिकल्स की तरह। कुछ ही क्वेश्चंस के बीच आसपास घूमती रहती है। आप चाहो तो 2-3 तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। उस पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी मतलब टॉपिक मिलेंगे, वो कुछ ही क्वेश्चंस कुछ ही टॉपिक के आसपास मतलब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जो होगी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, नीचे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा इस सीट का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके पेपर में आने वाला है। इसमें थोड़ा मतलब कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस या, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली समझ भी जाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है एक वीडियो की, उसे जाके ज़रूर देखें। ठीक है, उसको देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख भी जाओगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकूँ इस वीडियो में, या जितना टाइम बचा है उतने में आप मतलब नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उन टीचर से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करेक्टेड मीन कैलकुलेशन। देखो ये वाला तरीका छोड़ो, करेक्टेड मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखो। देखो जब भी आप करेक्टेड मीन कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है ये पहले याद रखो, कि हम कभी कभार ना किसी डाटा का मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी डाटा का मीन निकालते हैं। मान लो पूरी क्लास का मीन निकाला मैंने, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि जो पूरी क्लास का मीन निकाला है मैंने, उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स गलत आ चुके हैं। किसी के 22 थे तो उसके मैंने 82 ले लिए हैं। ठीक है, और किसी के 78 थे तो मैंने उसके 87 ले लिए हैं। ठीक है, तो मैंने गलती से मतलब गलत कर दिया, 22 की जगह 82 और 78 की जगह 87 ले लिया है। तो मेरा मीन भी जाहिर सी बात है गलत आया होगा। तो वहाँ पर उस केस में इस फॉर्मूला को लगाकर हम अपना मीन करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ लो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल, जो कि हमारा होता है एक्स। ठीक है, ये होता है ना मीन के अंदर, प्लस याद रखना करेक्ट वाला मीन या करेक्ट नंबर, या जो भी आप कह सकते हो करेक्ट आइटम। ठीक है, और ये इनकरेक्ट माइनस। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आपको कि प्लस लगाना कहाँ पे है और माइनस लगाना कहाँ पे है। तो एक चीज़ याद रखना कि किस तरीके से हम जो करेक्ट लोग होते हैं उसे अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। ठीक है, उस और जो माइनस लोग होते हैं यानी जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें भगाते हैं दूर। ठीक है, तो इनकरेक्ट वाले को माइनस करना है, करेक्ट वाले को प्लस करना है टोटल से। ठीक है, तो और जब ये निकल आए, इसके बाद जब ये पूरा निकल आए, अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे भी। इसके बाद जब ये पूरा निकल आए तो आपको क्या करना है, आपको नंबर से डिवाइड कर देना है टोटल को। ये जो आएगा यहाँ पर, इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन है 50। ठीक है, बट 2 मार्क्स वर रिटन रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ 65 की जगह क्या लिख दिया है 56, और 75 की जगह 57। ठीक है, 65 की जगह 56 और 75 की जगह 57। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं देखो। टोटल पहले से निकालते कैसे हैं, टोटल कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स कितने हैं 100। ठीक है, उनका मीन कितना आया है 50, तो टोटल कितना हो गया 5000। नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ आइटम से मीन को इनटू करने पे हमारा टोटल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले लिख देंगे। मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 5000 प्लस करेक्ट वाली कौन सी चीज़ है, करेक्ट वैल्यू कौन सी है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब आप पहले पहचानोगे, कैसे पहचानने में भी दिक्कत होगी, कौन सी सही वैल्यू कौन सी गलत वैल्यू। तो इंस्टेड ऑफ, ये है आपको देखने का तरीका। इंस्टेड ऑफ के बाद जो होगा, ठीक है, वो हमेशा सही वैल्यू होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बाद जो होगा वो हमेशा सही वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, बाकी सारे ये जो क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके से लिखा हो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ के बाद जो भी वैल्यू लिखी होगी वो सही वैल्यू होगी, जो पहले लिखी होगी वो गलत वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू है, करेक्ट वाली वैल्यू क्या है, करेक्ट वाली वैल्यू है हमारे पास 56
57, यही है ना करेक्ट वाली वैल्यू? हाँ यही है माइनस, हाँ देखो ये उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर करेक्ट वाली वैल्यू ये है और इनकरेक्ट वैल्यू ये है, इनकरेक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे 65 प्लस 75। मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन आपको इंस्टेड ऑफ के बाद जो वैल्यू दिखेगी वो सही वैल्यू, इंस्टेड ऑफ से पहले दिखेगी वो गलत वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा 5000 प्लस का 113 माइनस का 140। तो इसे आप देख सकते हो कितना आएगा, 140 में से 113 गया, 27 वो भी माइनस का। तो 5000 में से जब आप 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4973। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अभी ये मीन नहीं है, याद रखना ये बात, ये मीन नहीं है हमारे पास, ये टोटल है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल को नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ आइटम से नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे कितने हैं, 100, ठीक है। तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा जो कि आएगा 49.73। तो ये हमारा आया करेक्ट मीन। आ गया समझ, ठीक है। तो एक छोटा सा मतलब टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो करेक्ट स्क्यूनेस एंड कोटोसिस एंड मोमेंट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं ये एक बार समझ लेते हैं। कोटोसिस एंड स्क्यूनेस ये होते क्या है सब, मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप कुछ इस तरीके से समझो। स्क्यूनेस बताता है, स्क्यूनेस हमको बताता है कि हमारा जो फिगर है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, यानी इस तरफ कितना भाग है और इस तरफ कितना भाग है, ये बताता है हमारे पास स्क्यूनेस, ठीक है। वहीं कोटोसिस बताता है, ये स्टडी करता है इसके टॉप की, पीक की, कि इसका पीक जो है, इसका पीक फ्लैट है, इसका पीक मतलब थोड़ा नुकीला टाइप है, ठीक है। इसकी स्टडी करता है, मतलब आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अभी हम पढ़ लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं शेप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे डाटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका शेप क्या होने वाला है ये हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं दोनों ही। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डाटा डिविएट्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है पहले इस चीज़ को देखते हैं। मेजर द असिमेट्री ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन, ठीक है। इट इंडिकेट्स वेदर द डाटा इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और टिल्टेड टू वन साइड। देखो ये क्या बताता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, याद रखना। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी फिगर के, किसी भी डेटा के बीच में एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, बिल्कुल बीच में एक मतलब बीच में नहीं, जैसे ये मान लो कोई सा भी डेटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मेरा मीन है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि किस तरफ, मान लो या तो ये दोनों बराबर होंगे, ये भी इक्वल होगा इस साइड भी और इस साइड भी इक्वल होगा, तो ये फिगर जो होगी वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। ये फिगर क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर मैं एक ट्राइंगल के बीच में, अगर मैं एक ट्राइंगल के बीच में एक लाइन खींच दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर भी ऐसी इमेज बन रही है, ठीक है, और इधर भी ऐसी इमेज बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, फिगर सिमेट्रिक है। तो ये बताता है कि हमारा जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो या तो सिमेट्रिक होगा और या तो एक साइड झुका होगा, यानी एक साइड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या तो एक साइड ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। इन्हीं दोनों केसेस में तो कुछ हो सकता है। तो स्क्यूनेस हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। इसके कुछ टाइप होते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस, द टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड, हायर वैल्यूज, दिस मीन्स द डाटा इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लेफ्ट, and there are few extreme high values. Example, income distribution where most people earn less but a few individual earn very high amount. तो देखो जो टेल होती है ना, जैसे ऑन द राइट साइड, जैसे हमारे अगर राइट देखें तो ये राइट है, ठीक है, ये राइट है, तो ये जो टेल होगी ये लॉन्गर होगी, ठीक है, ये लॉन्गर होगी। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली साइड थोड़ी शॉर्ट होगी, ठीक है, और राइट वाली साइड थोड़ी लॉन्गर होगी। इसमें क्या होता है, इसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मतलब जो डेटा है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो मीन है, वो हमारे पास लेफ्ट की साइड फोकस किया गया है, ठीक है, जो कि है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को दर्शाती है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मतलब कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो हाई वैल्यू, मतलब अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस साइड है होगा
जो ज़्यादा मतलब लेस कमाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लंबी है क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा है, और इस साइड कम है, ठीक है, लेकिन इनकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा कमाने वाले कम लोग हैं, इसीलिए वो इस तरफ जो टेल है वो कम है और इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव वाली का, द टेल इज़ लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड लोअर वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब हमारे पास लॉन्गर टेल होती है, ठीक है, लोअर वैल्यूज़ होते हैं, उसे हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। दिस स्क्यूनेस द डाटा इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द राइट, देयर आर फ्यू एक्सट्रीम लो वैल्यूज़, ठीक है। अब हमारे पास ये उल्टा ही है उसका, वो राइट साइड में मतलब वो लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करता था और राइट साइड उसकी लंबी थी। ये लेफ्ट साइड में मतलब ये कर रहा है राइट साइड में कॉन्सेंट्रेट, और शायद मैंने एक ही बोल दिया। ये क्या करता है, ये लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट उसकी लंबी थी, नेगेटिव। ये राइट में कॉन्सेंट्रेट करता है, लेफ्ट उसकी लंबी थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम स्कोर्स वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर हाई बट फ्यू स्कोर वेरी लो, ठीक है। इसके में हमें ये बताया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो वो इस तरफ है, ठीक है, और कुछ बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो वो इस तरफ है जिनकी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। जीरो, एक बार इसे रीड कर लेना आप, एग्जाम में जाने से पहले आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। जीरो स्क्यूनेस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक मीनिंग द लेफ्ट हैंड साइड मिरर इमेजेस। जब जीरो स्क्यूनेस कब होता है, जब दोनों ही साइड बराबर हो, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक जब होगा तो वो जीरो स्क्यूनेस होगा, याद रखना ये बात। राइट स्क्वायर की बात करें तो अगर हम मैथ्स के तरीके से देखें, जो कि पॉजिटिव, राइट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना है। मतलब राइट स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो मीन जो है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से होता है। अगर आपके पास मतलब जो मीन होता है मीडियन से ज़्यादा होता है, और जो मीडियन होता है वो मोड से ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहीं लेफ्ट में उल्टा हो जाता है, ये साइन बस इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपके फॉर्मूले भी चिपका देना, ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कुटोसिस क्या होता है, इज द मेजर द टेल्डनेस ऑफ अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज हाउ द टेल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन लाइक्लीहुड ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ये बताता है टेललेस मतलब ऊपर की साइड किस तरीके से, उसका जो पीक है वो किस तरीके से है बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब किस तरीके से डिफर करता है, ठीक है, किस तरीके से अलग है वो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कुटोसिस। हाई कुटोसिस, जिसे लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज हैवियर टेल एंड अ शार्प पीक। इसका जो पीक होगी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, और एक हैवी टेल देखने को मिलेगी। हैवियर एक मतलब एक अच्छा खासा टेल देखने को मिलेगा आप, लेकिन जो मेन तरीका है वो है पीक देखकर, कि अगर हम इसकी पीक जो है वो शार्प देखने को मिल रही है तो ये आप समझ जाना लेप्टोकर्टिक कुटोसिस है। इंडिकेट्स मोर आउटलेयर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज, ये ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज को दर्शाता है, ठीक है। मेसोकर्टिक नॉर्मल कुटोसिस, द डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंबल्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व, बेल कैसी होती है, घंटा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, घंटा ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ की जो इनकी इसकी पीक देखो, इसकी पीक देखो और इसकी कर्व देखो, ठीक है, तो ये बेल शेप्ड होती है, यही आपको पता चल गया, ठीक है। नो एक्सेसिव आउटलेयर्स, मैनी नेचुरली अकरिंग फेनोमेनन लाइक हाइट्स और टेस्ट स्कोर्स, ठीक है। प्ले कर्टिक, लो कर्टिस, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लाइटर एंड फ्लैटर पीक, इसकी जो पीक होगी वो फ्लैट होगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपको एक सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोवेरियंस आपको जब दे रखा होगा किसी दो वेरिएबल्स या दो आइटम्स के बीच में, ठीक है, कोवेरियंस आपको दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है, ठीक है, हाइट का है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट का है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला में कोई सी भी वैल्यू गिवन हो और किसी दूसरे वैल्यू के बारे में पूछा, आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। कोवेरियंस, ठीक है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट।
सिंपली ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे आप जैसे ही फॉर्मूले के अंदर रखोगे सारी वैल्यूज़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं कहूँ कि आपके पास कोएफिशिएंट दिया हुआ है, कोवेरिएंस नहीं दिया हुआ है, तब भी आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है और इधर से उधर बस मतलब कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इतना मेरा मानना है, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स को क्यों आइडियल इंडेक्स कहते हैं? is called ideal index because it combines two different methods of calculating averages, ठीक है। देखो इंडेक्स नंबर मैंने आपको कल बताया था कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली में मतलब कि कैसे सॉल्व करते हैं इंडेक्स नंबर वाला, वो भी तीनों मेथड से बताया था, ठीक है। तो तीनों में कौन सा था? लास्प्रेस था, पास्चे था, ठीक है, और एक फिशर्स मेथड था, ठीक है। तो जो फिशर मेथड होता है, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्प्रे है और पास्चे है, वो दोनों ही मेथड फिशर्स मेथड के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसे इसीलिए इतना आइडियल माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है, मतलब एक्यूरेट नहीं, आइडियल माना जाता है एक इंडेक्स, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके की डिफरेंट कैलकुलेटिंग एवरेज, मतलब दो तरीके के डिफरेंट मेथड्स इंक्लूड होते हैं दोनों ही, ठीक है। सोचो इसका फॉर्मूला दोनों ही इंक्लूड होकर बनता है फिशर्स मेथड का फॉर्मूला, एंड टेक्स द बेस्ट पाथ ऑफ बोथ, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट पाथ है और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दिस मेक्स इट्स वेरी एक्यूरेट एंड फेयर, जो कि उसे काफ़ी एक्यूरेट, आइडियल और फेयर बनाता है, ठीक है। एडिकेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इन टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज को समझने के लिए नीचे चलते हैं कि केवल हमारे पास एडिकेटिव और मल्टीप्लिकेटिव समझने से काम नहीं बनेगा। हाँ, टाइम सीरीज एंड इट्स कंपोनेंट। टाइम सीरीज क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड ओवर टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। अगर मैं किसी डाटा को एक रेगुलर इंटरवल से या किसी टाइम के अकॉर्डिंग उसे देख रहा हूँ, ठीक है, कि कल कोई इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस पर्टिकुलर पीरियड में ये चीज़ जो थी वो इतनी थी, ठीक है, या इस पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ जो थी इतनी। एक डाटा को एक टाइम के अकॉर्डिंग मैं अगर उसे मेजर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो टाइम सीरीज कहलाती है। जैसे एग्जांपल, द डेली टेम्परेचर इन ए सिटी, मंथली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में टाइम का भी जिक्र किया गया है, ठीक है, और किसी ना किसी चीज़ को मेजर करने का भी जिक्र किया गया है। जैसे डेली, ठीक है, ये टाइम हो गया, और टेम्परेचर हमें नापना है, मेजर करना है। मंथली, ये हो गया टाइम, और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ये एनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम या किसी ना किसी की तरह का एक रेगुलर इंटरवल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को कहते हैं हम टाइम सीरीज। ये एग्जांपल है इसका। द प्राइमरी गोल ऑफ एनालाइजिंग अ टाइम सीरीज इज टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन द डाटा, मेक प्रेडिक्शंस। इसका जो प्राइमरी गोल होता है, हम टाइम सीरीज को देखकर ये पता लगाते हैं, एनालाइज करके, कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूँ तो हर 6 महीने पे जो ड्यूसोल के पेपर होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के मतलब यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस का पैटर्न आता है, उन्हीं चीज़ को हम देखकर समझ पाते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़, और अगर मैं दूसरे वेरिएबल्स की बात करूँ पेपर को हटा के, तो उसमें देख पाते हैं किस तरीके का रिलेशनशिप है, फिर हम उसके बाद प्रेडिक्शंस कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रायोरिटी है आने की, ठीक है, मतलब चांसेस हैं आने के। कंपोनेंट कौन से होते हैं टाइम सीरीज के? ट्रेंड, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मूवमेंट्स और डायरेक्शन इन द डाटा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस ओवर डिकेड्स, ठीक है। तो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है एक, ठीक है। ये जो होता है वो स्ट्रेट लाइन, जो भी आपने देखा होगा ट्रेंड, कभी भी आपने इंस्टाग्राम पे कभी देखा होगा, जो ट्रेंड दिखाई जाती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ दिखाई जाती है। काफ़ी मतलब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ओवर डिकेड्स, मतलब 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ का बढ़ी, ये चीज़ को। सीजनैलिटी, शॉर्ट टर्म होता है, जाहिर सी बात है। जो इसका याद रखना कि जो सीजन होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं आते, वो 10-20 साल के लिए, एक साल के लिए भी नहीं टिकते। सीजन शॉर्ट टर्म होते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं फिक्स्ड साइकिल से, ठीक है। जैसे रिपीटिंग पैटर्न, जैसे 6 महीने पे देखो क्या होता है, 6 महीने पे गर्मी आती है, 6 महीने पे ठंडी आ जाती है, तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है एक फिक्स्ड पीरियड में, मतलब 6 महीने है। एग्जाम्पल, सेल्स इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। 2027 में मेरी सेल्स दिवाली पे इंक्रीज हुई, तो 2028 में भी होगी, ठीक है। इस चीज़ को सीजनैलिटी कहते हैं, कि इस सीज़न में मेरी जो इस सीज़न में जो मेरी जो सेल्स है वो बढ़ गई, ठीक है, तो सीजनैलिटी।
साइक्लिक वेरिएशंस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल, रिसेशन और बूम्स। ठीक है, जो साइक्लिक वेरिएशंस होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो सकता है, फ्लक्चुएशन। इसमें हमें पता नहीं रहता कि आगे मतलब क्या हो जाएगा। ये जो वेरिएबिलिटी आती है, ये जो मतलब कह सकते हैं ये जो फ्लक्चुएशन आता है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता। या तो ये इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से आएगा या तो बिजनेस साइकिल्स की वजह से, जैसे रिसेशंस पड़ जाएगा, ठीक है, बूम आ जाएगा मार्केट में। तो इस irregular variation, random or unpredictable changes due to unforeseen factors, natural disaster। ठीक है, इसके देखो इकोनॉमिक, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आप पूरी कंट्री के मार्केट के बारे में मतलब पता नहीं लगा पाओगे। आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बनना पड़ेगा उस चीज़ का पता लगाने के लिए। लेकिन जो इरेगुलर वेरिएशन होते हैं उसमें आप एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ का पता नहीं लगा पाओगे। कल को क्या पता कि कौन सा पैंडेमिक का मतलब पैंडेमिक आ जाए या फिर कोविड अब फिर से दोबारा आने लगे, तो इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते। जो 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज़ के हमारे पास, ठीक है, याद रखना। अब मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव जान लेते हैं यहीं पर। इनके आगे जो साइन दिया हुआ है टी सी, इनका जो सी एस हो गया, ठीक है, और आई हो गया। तो ये जो टाइम कंपोनेंट्स को, अब जब हम इनके कंपोनेंट्स को टाइम सीरीज़ के ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एडिटिव मॉडल हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो जाता है। ठीक है, यहीं पे पढ़ लेते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एक्सप्रेसेस चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप और रिलेटेड वेरिएबल ओवर टाइम। इट यूज टू मेजर इकोनॉमिक और बिजनेस परफॉर्मेंस सच एज इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स में काम आता है, जो कि हमें ये बताता है कि मतलब किसी भी एक ग्रुप में या किसी भी एक बिजनेस में, किसी भी चीज़ में मान लो क्या मतलब चेंजेस आए हैं। यहाँ पे लिखा है, याद रखना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें चेंज हो जाती है, उन चीज़ों में क्या चेंज आया है, ये हमें बताता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इस साल में जो मतलब इन्फ्लेशन इतना है, अगले साल में कितना होगा। इस साल में आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उतनी है, अगले साल में कितनी होगी। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर बताता है। ठीक है, पॉइंट टू कंसिडर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते समय। पर्पस, क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्जाम्पल, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। आप उसका ऑब्जेक्टिव, आप उसे बना के रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, इसको क्लियरली डिफाइन करें। ठीक है, ताकि फिर किसी को भी कल को उसको कोई देख रहा है, या मतलब जैसे मैं ही अगर आपका कोई मतलब इंडेक्स नंबर आपने बनाया, इंडेक्स डाटा, उसे चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पहले ही पता लग जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेस ईयर, चूज अ सुटेबल बेस ईयर इंश्योरिंग इट्स नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव। बेस ईयर वो ईयर होगा जिस ईयर को मतलब पास्ट वाला ईयर। ठीक है, अब आप फ्यूचर के ईयर को तो बेस ईयर मानोगे नहीं। ठीक है, तो मान लो मैंने 2 ईयर लिया है, 2021 और 2024, तो इसमें से जो पास्ट वाला है यानी वो बेस ईयर माना जाएगा, जिससे हमें कंपेयर करना है आज के करंट ईयर को। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इंक्लूड रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम टू रिप्रेजेंट द फेनोमेन एक्यूरेटली। ठीक है, आपको कुछ ही आइटम सिलेक्ट करने हैं जो कि रेलिवेंट हो, जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो कि आपके सारे डेटा को अच्छी तरीके से दिखा पाए और एक्यूरेट तरीके से शो कर पाए। ठीक है, वेट असाइनमेंट, असाइन अप्रोप्रिएट वेट बेस्ड ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम। सारे जो भी आइटम्स हैं उनको एक अप्रोप्रिएट वेट असाइन करना है। ठीक है, उनके मतलब बेस्ड ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है वो आइटम। ठीक है, फॉर्मूला, यूज अ कंसिस्टेंट रिलायबल अरेयर। ये तो मतलब फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, कल ही हमने इसको सॉल्व कर लिया है। डिफाइन स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके डिफाइन, अगर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए तो कैसे करोगे। इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जितनी चीज़ें आपको पता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आप लिख देना, इट इंक्लूड्स ये मीन मोड, ये हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बना पाएँ, लोग अच्छी तरीके से समझ पाएँ, कम डेटा के अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन जा पाए। तो सारी चीज़ें बनाकर आप लिख सकते हो स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, स्कोप कहाँ कहाँ है स्टैटिस्टिक्स का, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में है, यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च। आपने देखा होगा मार्केट रिसर्च में ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है, कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हो, उसमें बहुत सारे मतलब 11th में भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
तो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टेबल के फॉर्म में किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, किस फोरकास्टिंग का मतलब होता है आगे आने वाली मतलब प्रेडिक्शंस करना, तो आगे क्या रहने वाली है आज के बेसिस पर, आज के डाटा के बेसिस पर मैं उसे फोरकास्ट कर सकता हूँ। फाइनेंशियल एनालिसिस, किस तरह मतलब किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं किस फॉर्म में देते हैं, क्या वो स्टेटमेंट बना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो एक टेबुलर फॉर्म में देते हैं या फिर एक मतलब प्रेजेंट करके देते हैं अच्छी तरीके से। सोशल साइंस, सोशल पॉपुलेशन ट्रेंड्स, सोशल साइंस में देख सकते हो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्राइम रेट्स की बात करते हैं, सोशल बिहेवियर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से आज का क्या डेटा है और पिछले साल का क्या डेटा था, इसे कैसे कंपेयर करेंगे। इसे जाहिर सी बात है एक डेटा के थ्रू कंपेयर करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स में आता है, ठीक है। मेडिसिन यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एपिडेमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सेंसस, नेशनल प्लानिंग, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट कोई सेंसस करती है, सेंसस का मतलब जनगणना होता है, तो जनगणना में आपको तो पता होगा, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे कि जनगणना में किस तरीके से काम आता है, ठीक है। जनगणना में किस तरीके से काम आता है कि कितने लोग हैं, जो कि मान लो अगर मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ, अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ तो जो 0 से 10 साल मतलब जो पैदा हुए हैं अभी और 10 साल वाले बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है, वो 50 करोड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं लिखता जाऊंगा 10 से 20 वाले हैं वो इतने हैं, तो इस तरीके से मैं डाटा को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च सपोर्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डाटा ड्रिवन डिस्कवरीज। लिमिटेशंस क्या क्या है, डज नॉट एक्यूरेट फॉर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ये मतलब क्वालिटेटिव फैक्टर्स के लिए एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। ये जैसे आप लोग मान लो आपकी कंपनी ने सेल्स कितनी की, उसका मैं डाटा बना सकता हूँ, उसका मैं एक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करके उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी का मैनेजर कितना बढ़िया है, उसका बिहेवियर क्या है, इसको मैं दिखा सकता हूँ क्या, नहीं दिखा सकता, ठीक है। कैन नॉट मेजर नॉन क्वान्टिफाइबल एलिमेंट्स और लाइक इमोशंस, एथिक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है कौन, स्टैटिस्टिक्स। मिस इंटरप्रिटेशंस, डाटा कैन बी मिस यूज और मिस इंटरप्रिटेड, मतलब कि यहाँ पर डाटा का मिसयूज़ हो सकता है या वो गलत तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। रिक्वायर एक्सपर्टीज़, आप ऐसे ही नहीं किसी भी कहीं भी जाके स्टैटिस्टिक्स से एक्सपर्ट बन जाओगे या कुछ भी ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स का काम करता हो। कॉम्प्लेक्स मेथड्स में लीड टू एरर इफ़ नॉट हैंडल बाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स मेथड्स होते हैं, आप अभी इस लेवल का पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप इसमें आगे और जाओगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ठीक है। डज नॉट प्रूव कॉसेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कॉज के मतलब किसकी वजह से क्या हुआ है ये नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पर किसकी वजह से क्या हुआ है, मतलब कि ये जो एक्स है ये बढ़ा है, ये नहीं बताएगा कि ये वाई की वजह से बढ़ा है, जब तक आप इसे स्टेटमेंट के थ्रू बताओगे नहीं, ठीक है। आया समझ। अब नीचे की सारी लाइन नहीं, मैं आपको वो मतलब एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। डिस्पर्सन और स्क्यूनेस में क्या अंतर है, स्क्यूनेस में आपको बता चुका हूँ, डिस्पर्सन रेफर्स टू द एक्सटेंट विच डाटा पॉइंट्स इन अ डाटा सेट डेविएट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। डिस्पर्सन होता है कि आप मतलब किस एक्सटेंट तक वो अपने एवरेज वैल्यू से दूर है, किस एक्सटेंट से मतलब किस हद तक वो अपने एवरेज वैल्यू से अलग है, ठीक है। इट मेजर द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी इन द डाटा सीट, एग्जाम्पल इंक्लूड रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितने भी हैं ये हमारे पास डिस्पर्सन में आते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला कि डिस्पर्सन इसका कैलकुलेट करो, मान लो बोल दिया, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आता होगा तो वो लिख लेना, वेरिएंस, रेंज, ठीक है। वैसे तो मतलब पिछली वीडियो में मैंने रेंज और वेरिएंस पढ़ाया नहीं था, लेकिन आप एक छोटा छोटा फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। की डिफरेंस क्या है इसका, डिस्पर्सन मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा वाइल स्क्यूनेस मेजर द एसिमेट्री ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्पर्सन ये कैलकुलेट करता है कि कितनी वेरिएबिलिटी है डाटा के अंदर, कहने का मतलब ये है कितना वो अपने एवरेज वैल्यू से चेंज है, कितना उसके अंदर चेंज आया है। वहीं दूसरी तरफ स्क्यूनेस ये मेजर करता है कि ये जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सिमेट्रिक है या कितना असिमेट्री है, मतलब क्या किस तरफ वो ज़्यादा झुकाव है और या फिर वो सेंटर में है, ये हमारे पास मेजर करता है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा डायरेक्टली कलेक्टेड बाय रिसर्चर और स्पेसिफिक, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ जाके कि जाओ और मेरे को कलेक्ट करके बताओ, डाटा कलेक्ट करके लाओ कि
मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि जुआ खेलते हैं हमारे शहर में। तो आप क्या करोगे, आप खुद जाओगे लोगों के घर में या इधर उधर गलियों में भटकोगे और फिर आप मेरे को बताओगे कि हाँ सर इतने लोग जुआ खेलते हैं, हाँ भाई इतने लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है। तो आप खुद गए हो ना, खुद रिसर्चर हो, खुद ही गए हो, खुद ही से पता लगाया है, तो ये हमारा प्राइमरी डाटा होगा क्योंकि डायरेक्ट आपने कलेक्ट किया है उसे। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या है, मैं यूज्ड डाटा, पहले से ही जो पब्लिश डाटा है उसे यूज़ करूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो किताब न्यूज़पेपर वालों ने रिसर्च किया, उसे छापा अच्छी तरीके से, मतलब एनालाइज करके अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया, मैं वहाँ से अगर डाटा उठा लूँ, ठीक है, जैसे बाय समवन यूज्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है, वहाँ से अगर मैं डाटा उठा लूँ, पॉपुलेशन का डाटा उठा लूँ अपने किसी काम के लिए, वो सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ड्रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज और ग्रुप्स टू मेक इजियर टू एनालाइज। क्लासिफिकेशन देखो, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो ना तो फिर दिक्कत है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक मतलब इसमें कोई वो नहीं है, जो आप समझ रहे हो क्लासिफिकेशन वो वही वाला है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। क्वेश्चनियर एंड इट्स एडवांटेज, ये क्या होता है, देखो ये क्वेश्चनियर होता ये है कि जब आप किसी मतलब जब आप इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो, ठीक है, किसी बारे में किसी सर्वे करने जाते हो, डेटा कलेक्ट करने जाते हो, तो उस समय पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं लोगों से, ठीक है। तो वो हमारे पास क्वेश्चनियर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स, मतलब कि जो लोग रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सर्वेज, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तो आप इजीली इसे अफोर्ड कर पाते हो। टाइम सेविंग होता है, ठीक है, इसमें टाइम बहुत बचता है। आप अगर मान लो वहाँ पर आप जाते हो बिना क्वेश्चनेयर के, बिना ही बिना सेट ऑफ क्वेश्चंस के, तो वहाँ पर आपको सोचने में टाइम लगता है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछना है, मान लो कभी भूल भी गए, इससे एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस आर इंश्योर कंसिस्टेंसी, सॉरी, ठीक है। अगर मान लो मैंने इससे एक बंदे से कोई बढ़िया क्वेश्चंस पूछा, तो ऐसी मैं दूसरे बंदे से क्या पता वो ना पूछ पाऊँ, क्या पता मैं भूल जाऊँ, तो एक इन्फॉर्मिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन बाय मेल और इन पर्सन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ऑफलाइन ही जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हो, या आप मेल पे भी हो सकते हो, ठीक है। कभी कभार आपने यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब एक सर्वे करता है, ठीक है। सर्वे में आपसे क्वेश्चंस पूछता है, क्या ये ऐड आपके लिए सूटेबल है, क्या ये आपने जो वीडियो देखी है उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ये टाइप ही हुआ जो आपको बोल रहा है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ताकि हम आपके लिए और बेटर इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफन कॉल्ड एवरेज कह देते हैं इसे, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इसका फार्मूला जो है ये होता है। तो इसका फार्मूला आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे छोटे छोटे और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको बुक से ज़रूर रिवाइज करना है। अगर आप मतलब क्वेश्चंस मतलब मेट्रो में हो या कहीं पर भी हो, एक बार जरूर इस चीज़ को रिवाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करने का फ़ायदा ये ना, आप क्वेश्चन बड़े बना के लिख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे जो आंसर्स है, वो मैंने उतने ही लिए हैं जो आप मेरे लिए पॉसिबल हो पाए हैं टैब में, इसीलिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी कल मैंने बताया हुआ है न्यूमेरिकल में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग, ये मेजर करता है कि दो चीज़ों के बीच में कितनी गहरी संबंध है, कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा रिलेशनशिप है। ये इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। ये -1 से 1 तक रहता है, ठीक है। 1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखो 1 का मतलब अगर होगा तो वो परफेक्ट ही होगा, लेकिन अगर माइनस प्लस की बात करें, अगर माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव, प्लस है तो परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ आप में और आपके बेस्ट फ्रेंड में, जो मतलब यहाँ पर अगर कोफिशिएंट आएगा तो वो 1 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके और उसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, एक परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन आप में और आपके एक कट्टर दुश्मन में वहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि आप दोनों में पॉजिटिव मतलब रिलेशनशिप है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, बट वो नेगेटिव है। 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, नो लेना देना, नो बातचीत, बात खत्म, जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। इट वर्क्स ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप के लिए ही वर्क करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, जो मैं आपको नीचे बता चुका हूँ नीचे, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। कोरिलेशन थिंग्स हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, कोरिलेशन ये बताता है कि किस तरीके से दो चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब ये बताएगा कि क्या मतलब किस तरीके एक्स और वाई
एक्स वाई किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। एक्स अगर बढ़ रहा है तो एक्स की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं वाई में, ये भी बताता है कोरिलेशन। इफ़ यू ईट मोर कैंडी यू मे गेट मोर कैविटीज़, ठीक है। तो आप ये चीज़ दिखा रहा है कि देखो अगर आप कैंडी ज़्यादा खाओगे तो आप में आपके जो दांतों में कैविटी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों एक चीज़ ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कैंडी बढ़ेगी तो कैविटीज़ भी बढ़ेगी, है ना। कैंडी से अगर आप कम करोगे तो कैविटीज़ भी कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन क्या होता है, प्रेडिक्ट्स वन थिंग्स बेस्ड ऑन अनदर। रिग्रेशन का मतलब है मैं एक चीज़ के बेसिस पर दूसरी चीज़ को प्रेडिक्ट कर लूँ। इफ़ यू ईट 10 कैंडीज वी कैन गेस हाउ मेनी कैविटीज यू माइट गेट, ठीक है। अब मैं सोचने लगूँ कि अगर मैं यार 100 कैंडी खाऊंगा, अगर मैं इतने कैविटी खाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कितने कैविटी में मतलब कितने कैविटीज़ मेरे अंदर होंगी, क्या होगा मेरा, मैं मरूंगा या जीऊँगा। ये सारी चीज़ें रिग्रेशन के अंदर आती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको जो चीज़ बताई वो आपको ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन जो है वो 2 सीरीज़, ठीक है, या 2 ग्रुप्स ऑफ डेटा में या 2 थिंग्स में रिलेशंस बताता है, ठीक है। एक कैजुअल रिलेशनशिप बताता है, कॉजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल नहीं, कॉजल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, ये कॉज बताता है कि एक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई में उसका क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे अगर मैंने आपको बताया कैंडी एक्स हो गई और कैविटी हो गई वाई हो गई, ठीक है। तो एक की बढ़ने की वजह से, एक की घटने की वजह से दूसरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हमारे पास कोरिलेशन बताता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसकी जो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जबकि दोनों आइटम सेम डायरेक्शन में बढ़े, मतलब सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। मतलब चेंजेस जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एक्स में एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव में हो गया एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, इनमें जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कोरिलेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पता हो जाएगी फिर आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे एक कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक बार मेरे लिए मतलब अपने लिए या एग्ज़ाम के लिए किसी के भी लिए या ड्यू सोल वालों के लिए प्रिंसिपल के लिए एक बार रीड कर ले जरूर, भले आप गूगल पे कर रहे हो, चैट जीपीटी पे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि फिर आप किसी भी ऐसे टीचर से किसी भी वीडियो को देख लोगे, अगर उसने एक ब्रीफ में आंसर लिखवा रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा होगा तो। लेकिन अगर नहीं लिख रखे होंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, आप एग्जाम पढ़ और रट्टा भी मारोगे, कितना रट्टा मार लोगे यार, रीड करके जाओगे, खुद से बना के लिखोगे, सही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का हो गया जो हम नीचे पढ़ चुके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी जब हम एक सेट ऑफ नंबर्स को, जब एक ग्रुप ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू से डिनोट करते हैं तो उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है, इट हेल्प्स टू क्विकली अंडरस्टैंड द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ नंबर्स, ठीक है। हमें वो पूरा सेट ऑफ नंबर्स का या ऑब्जर्वेशंस का पूरा बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में इजी मतलब आसानी होती है, इस चीज़ इसीलिए हम इसे मेज़र करते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन क्या होता है और वो स्क्यूनेस से किस तरीके से अलग है मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्पर्सन ये बताता है कि कैसे मतलब कितना वो नंबर एक दूर है, ठीक है, कितना अपार्ट नंबर आर, ठीक है, अपने एवरेज वैल्यू से कितना वो डेविएट है, ठीक है। लेकिन स्क्यूनेस बताता है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो मतलब वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, हमारे पास स्क्यूनेस बताता है। स्क्यूनेस के 2 फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवाए थे, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब दोनों मेथड से लिखवाए थे। बस आपको मीन मीडियम मोड निकालना आना चाहिए, आप आराम से स्क्यूनेस निकाल लोगे। तो फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा ये वीडियो। जितना भी बड़ा वीडियो था, ज़्यादा लंबा हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। और एक बात और कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दूसरे सब्जेक्ट पे होगी जो कि पेपर आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दूसरी चीज़ पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस प्रोबेबिलिटी की वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप अभी टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए इस चैनल के साथ।